हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 25 MCQs। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज। देखिए क्वाइट फ्रैंकली मैं तो चाहता हूँ कि आप ये वैल्यू याद रख लीजिए। एक फैक्ट है और ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये वैल्यू आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो क्या ये क्वेश्चन नहीं होगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर तो आपको याद होगा तो आप फटाफट बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं है तो क्या इसको डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की पहले नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख लेते। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो, एक्सक्यूज मी, 1 किलो जिसको आप प्यार से के बोलते हैं, मतलब के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? कितनी वैल्यू होती है? 1000। ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलो का मतलब है 1000। 1 किलो एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1000 है। चलिए, और क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जब मैं वाट की बात कर रहा हूँ, वाट पावर का यूनिट है एंड पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी एनर्जी खर्च की है कितने टाइम में। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, विच इम्प्लाइज कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में यानी 1 आवर में आपके 3600 सेकेंड होते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता है देन ये क्वेश्चन आपसे फौरन हो जाए। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलो का मतलब है आपने कहा 1000, 1 वाट का मतलब है 1 जूल पर सेकेंड एंड 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता है। आपने 3600 एंड 1000 को मल्टीप्लाई किया, देन 36 इंटू 10⁵ आपको ये फिगर मिलता है। लेकिन आप बोलोगे ये 3.6 इंटू 10⁶ चाहिए, तो 3.6 बनाने के लिए आप 10 से डिवाइड करेंगे एंड 3.6 आपका आ जाएगा। लेकिन 10 से डिवाइड करके आपने इस कंप्लीट फिगर को डिस्टर्ब कर दिया है, देन इसकी वैल्यू चेंज ना हो आपको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 10 इज 3.6, 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10⁶। देखिए आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ। आपने कहा कि मेरे पास 5 बल्ब हैं। ठीक है, और हर एक बल्ब यानी कि 1 बल्ब की पावर रेटिंग दी है। देखिए 100 वाट अभी मैंने पीछे बताया है कि इट इज़ पावर रेटिंग, है ना। तो पावर रेटिंग है तो कहने का मतलब है कि 1 बल्ब की, मतलब पावर रेटिंग का मतलब है 1 बल्ब 100 जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च कर रहा है पर सेकेंड। कितनी? 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, जिसको आप बोल रहे हो 100 वाट, जिसको आप बोल रहे हो 100 वाट। ठीक है जी, एक बल्ब 100 वाट की एनर्जी हर सेकेंड खर्च कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि अगर 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी एक टनल में लगे हैं एंड उनको आपने जला के रखा है, इल्यूमिनेटेड करके रखा है कंटिन्यूसली फॉर 20 आवर्स। ठीक है, 100 वाट कैपेसिटी के 5 बल्ब हैं, टनल में लगे हैं, आपने उनको 20 घंटे तक लगातार जलाया है, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। आपने कहा एक बल्ब 100 वाट की एनर्जी खर्च कर रहा है 1 सेकेंड में, तो फॉर 20 आवर्स। ठीक है, अगर 20 घंटे तक लगा के रखेंगे तो एक बल्ब जो हर सेकेंड 100 वाट की एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसको 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 20 घंटे की एनर्जी बताएगा। तो आपने कहा एक बल्ब जो है 2000 वाट पर आवर, HR की जगह मैं H लिखता हूँ। ठीक है,
थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये लीजिए वॉट आर। तो इतनी एनर्जी कंजम्पशन है 20 घंटे में एक बल्ब की। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन याद हो तो मैंने कहा था 1000 को हम लिख सकते हैं किलो, तो दैट इज 2 किलो वॉट आर। दिस इज फॉर 1 बल्ब। अब अगर एक बल्ब के पास इतनी एनर्जी है तो फॉर 5 बल्ब्स कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर 5 बल्ब्स आप कुछ नहीं करेंगे, एक बल्ब के लिए 2 किलो वाट आर है, तो 5 बल्ब के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 किलो वाट आर। आंसर आएगा 10 किलो वाट आर। अब आप बोलोगे सर आंसर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ तो यूनिट शब्द का प्रयोग होता है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि 1 किलो वाट आर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को आप बोलते हो 1 यूनिट। तो यानी कि आप 10 यूनिट्स खर्च कर चुके हो। आपके घरों में बिजली का बिल तो आता ही होगा, तो उसमें आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई कितने यूनिट बिजली खर्च की है, तो उसका 1 यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आर। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन 1 यूनिट, बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन 2 यूनिट्स? बिल्कुल नहीं। क्या तीसरा ऑप्शन 10 यूनिट्स? यस, 10 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं एंड आपको समझ के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है। आप प्लीज़ साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि टर्बाइन्स एंड डायनामोस आर यूज्ड टू कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यार व्हाट आर टर्बाइन्स कुछ नहीं है, बस बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पंखे हैं जो रोटेट करते हैं, उनके साथ डायनामोज लगे हैं वो भी रोटेट करते हैं। उनके साथ बेसिकली एक कॉइल अटैच होती हैं, या आप सिंपल भाषा में बोलें, अगर आपको याद हो कि मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाया होगा कि एक कॉइल अगर आप रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में और उसको रोटेट करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखिए कंसेप्ट वही है बट लार्जर स्केल पे है। तो आपका डायनामो घूम रहा है, टरबाइन घूम रहा है, तो दैट इज़ केमिकल एनर्जी? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ सोलर एनर्जी? बिल्कुल नहीं। क्या वो मैकेनिकल एनर्जी है? बिल्कुल सही। तो यही मैकेनिकल एनर्जी तो यूज़ की जाती है टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आई? मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टर्बाइन और डायनामो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने। टर्बाइन और डायनामो घूमते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुत ही सिंपल सी चीज़। वो कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन, एग्जाम्पल देखिए। मान के लीजिए आप ऐसा करते ही हैं, आपने स्विच ऑन किया। ठीक है, आप घर पे गए, आपने स्विच ऑन किया मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास होने दिया। तो जब आपने स्विच ऑन किया फैन चल पड़ा मतलब आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है एंड वो कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मोशन। क्या ये एग्जाम्पल सही है? बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है क्या देयर इज़ नो हीट लॉस? क्या हीट लॉस बिल्कुल नहीं होता है? तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से बात करें, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं हम आइडियल कंडीशंस में पढ़ते हैं एंड यस देयर इज़ नो हीट लॉस। आपको ये बात याद रखनी है। व्हेन वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, आप 100% एफिशिएंसी मान के चलेंगे अगर कुछ मेंशन ना हुआ हो। अगर आपको मेंशन है कि हीट लॉस हुआ है देन दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप इमेजिन करेंगे, आप मानेंगे कि हीट लॉस नहीं हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। देखिए 220 वोल्ट जनरेटर का मतलब है आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या क्या पता है आपको बता रहे हैं कि द करंट इज 0.5 एम्पेयर। करंट की वैल्यू भी आपको बता दी है कि करंट आई इज 0.5 एम्पेयर, जिसको मैं आसानी के लिए 1/2 एम्पेयर लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो यह आपसे पूछ रहा है कि द पावर ऑफ द बल्ब इज, आपको पावर निकालनी है। अरे इतना आसान क्वेश्चन, शर्म आ गई मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला होता है V × I।
आपके पास V भी दिया है, आपके पास I भी दी है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। देन पोटेंशियल इज 220, करंट I इज 1/2 एंड आपने कहा अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 1 0 तो आपके पास पावर आ चुकी है 100 हम लिखते हैं 110 वाट। पावर आती है 110 वाट। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 110 आंसर वाट में भी दिया है, 110 आंसर वोल्ट में भी दिया है, तो आप याद रखेंगे पावर का यूनिट इज वाट, अभी पहले बता चुके हैं। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह के सेशंस आपको और चाहिए, आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है, या कोई भी फीडबैक जो आप देना चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज्ड बॉडीज। ये कह रहा है कि अगर आपके पास बॉडी ए है, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, आपके पास एक बॉडी ए है, आपके पास एक बॉडी बी है। ठीक है, आपने कहा कि लेट्स से कनेक्टेड है, ओके, तो इन दोनों के बीच में कब चार्ज मूव नहीं करेगा? जब दोनों के पास सेम चार्ज होगा। तो ऑप्शन ए क्या करेक्ट है? ऐसे लिख देता हूँ, क्या दोनों के पास सेम कैपेसिटी होगी, या दोनों के पास सेम रेजिस्टिविटी होगी, या सेम पोटेंशियल होगा? देखिए सबसे पहली बात जो ये हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होती है? कॉमन सेंस है, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, या फिर डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो अगर करेक्ट है तो करंट फ्लो करेगी। मतलब ऑप्शन डी, अगर सेम पोटेंशियल पे आप रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, अगर करंट फ्लो होनी है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, खाओ माँ कसम, बोलो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें फैक्ट है, कंसेप्ट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, जो फिलामेंट बल्ब होते हैं उसकी बात हो रही है, ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज, देखिए ये फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आपके पास जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है इस तरीके से, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका टेम्परेचर, इसका जो फिलामेंट का टेम्परेचर कितना जाता है? क्या वो 100 से 500 तक जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो 1000 से 1500 तक जाता है? इतना भी नहीं जाता है। क्या वो 2000 से 2500 तक जाता है? बिल्कुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। कई जगह पर आपको डायरेक्टली ये फिगर दिया होता है, दैट इज 2500। मैं ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अरे हो जा हाईलाइट, यस। कई जगह पर आपको ये फिगर दे दिया होता है 2500, यहाँ पर एक रेंज दी है 2000 से 2500, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपसे पूछ रहा है इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग। ठीक है, आपके पास एक 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग है, द लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस तरीके से आपके पास 3 होल्स होते हैं स्विच के लिए। ठीक है, तो आप कहते हैं ये दोनों पोल आपके पास, चलिए मैं नाम दे देता हूँ A, B एंड C। देखिए A और B में से कोई एक, जो एक होल है वहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो लाइव वायर का होता है। वो किसका होता है? या तो A का होगा या तो B का होगा। अब जो B वाली वायर है, अगर A लाइव है तो B जो होगी दैट विल बी द न्यूट्रल वायर। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना चाहिए तो टर्मिनल। तो अगर A लाइव है B न्यूट्रल है तो आपके 2 ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल हो गए, ऑप्शन बी लाइव टर्मिनल, ऑप्शन सी न्यूट्रल टर्मिनल। तो क्या एनी टर्मिनल? कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हमने कहा कि भाई ग्राउंड टर्मिनल इज द करेक्ट आंसर, एंड ये जो सबसे लंबी पिन होती है ऊपर वाली, ये ग्राउंड के लिए ही होती है। अर्थिंग आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन का फैक्चुअल आंसर आपको पता होना चाहिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मोबाइल फ़ोन चार्जर इज़। क्या है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर? क्या वो एक इन्वर्टर है? ऑप्शन ए। क्या वो एक यूपीएस है? ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन सी वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? क्या ऑप्शन डी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? देखिए बहुत कॉमन सी बात, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, कॉमन सेंस से समझते हैं। आपके पास जो सप्लाई है, आपके पास जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज़ 220 वोल्ट। आपके पास जो फ़ोन है, आपका जो फ़ोन है वो ऑपरेट करता है आई गेस 5 से 10 वोल्ट पे, 5 से 10 वोल्ट पे। आजकल अगर आप फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आपका अडेप्टर शायद से 30 वॉट या फिर इस तरीके से 50 वॉट 30 वॉट इस तरह की, ठीक है, पावर कंजम्पशन होती है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिए कहाँ 220 वोल्टेज एंड कहाँ मैक्सिमम भी लीजिए तो 10 वोल्ट। तो आपको अगर फ़ोन मतलब आपके फ़ोन पे मैं 220 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो फ़ोन तो ख़राब होगा ही होगा, है ना। घर वालों से डांट पड़ेगी अलग कि भाई क्या किया, फ़ोन ख़राब कर दिया है। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वोल्टेज घटानी पड़ेगी। पहला स्टेप तो यही है कि वोल्टेज घटानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करनी पड़ेगी वोल्टेज, रिड्यूस करनी पड़ेगी वोल्टेज। एंड वोल्टेज को रिड्यूस कौन करेगा? इन्वर्टर करेगा, वो थोड़ी है उसका काम। यूपीएस करेगा? अरे बिल्कुल नहीं। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेगा? अरे वोल्टेज बढ़ानी थोड़ी है। क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेगा? बिल्कुल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट पहला स्टेप तो आप करोगे कि वोल्टेज घटाओगे, एंड दूसरा स्टेप जो आप करोगे दैट इज़ भाई ये एसी सप्लाई है, आपका फ़ोन एसी पे थोड़ी चलता है, वो डीसी पे चलता है, तो एसी से डीसी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन खैर उसकी बात नहीं हो रही है तो उसकी बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है कि इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस ईच। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को जो एक वायर से बह रही है उस दोनों को इंक्रीज कर दूं तो इलेक्ट्रिक पावर, आपके सामने ऑप्शंस हैं, विल रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है, वैसी की वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, विल इंक्रीज 4 टाइम्स, विल इंक्रीज 2 टाइम्स, या विल डिक्रीज हाफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? पहली बात तो तुक्का लगा के नहीं, बच्चे मन में सोचने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन गलत कर कर आते हैं। आपको फिजिक्स सिखाई गई है, आप फिजिक्स से कैलकुलेट कीजिए। तो आपने कहा चलिए मान लेते हैं कि पहले V1 था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V था, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रही थी I1 I थी, मान लेते हैं, ठीक है। अब जो आप पावर कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है ना, तो जब पावर कैलकुलेट करोगे दैट विल बी V इंटू आई। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन दे, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा, फिर हमसे कह रहे हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया ट्वाइस, ठीक है। तो V2 विल बी 2 इंटू वी एंड I2 विल बी 2 इंटू आई। तो बस, तो अगर पहली इक्वेशन P1 था तो P2 क्या होगा? आपने कहा 2 इंटू वी इंटू 2 इंटू आई, दैट इज 2 2 ज़ा 4 इंटू वी इंटू आई, दैट इज इक्वेशन 2। तो याद रखिएगा, जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आप डिवाइड कर रहे हैं, कंपैरिजन मतलब डिवीजन। तो आपने कहा P2 यानी कि सेकंड इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो P2 को डिवाइड किया P1 से, तो P2 इज़ 4 इंटू वी आई, P1 इज़ V इंटू आई। अगर आप ध्यान दें तो V एंड V कैंसिल हो जाएंगे, I एंड I कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास P2 मतलब कि बाद वाला पावर आ जाएगा बराबर 4 इंटू P1 यानी कि पहले वाला पावर। रिलेशन आपके सामने है, तो आप कहेंगे क्या इट विल रिमेन अनइफेक्टेड? बिल्कुल नहीं, चेंज हो गया है, तो पहला ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
दूसरा ऑप्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्या फाइनल वाला पहले वाले से 4 गुना हो गया है? यस, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा मैच करके दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि 2 वायर्स हैव देयर लेंथ्स, डायमीटर्स एंड रेजिस्टिविटीज ऑल इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि अगर पहले वायर की रेजिस्टिविटी x है तो दूसरे की उसके डबल होगी, अगर लेंथ x है तो उसकी डबल होगी, ठीक है। 1:2 रेशियो का ये मतलब है। आगे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर B। तो हमें बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर निकालना है, R2 निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने लिए स्पेस बना देता हूँ। इसको ज़रा हम आइसोलेट करें, ठीक है जी। दिस इज़ माई छोटी सी स्पेस, ओके। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलिए पहले वायर 1 के लिए डिटेल्स लिख लेते हैं। तो वायर 1 के लिए लेट्स से आपका जो लेंथ है L1 दैट इज़ L, आपकी जो डायमीटर है D1 दैट इज़ लेट्स से D, है ना, एंड आपका रेजिस्टिविटी ρ1 इज़ ρ, दैट्स इट। देन ये है वायर 1। तो अगर वायर 1 के लिए हम रेजिस्टेंस R1 लिखेंगे तो दैट विल बी ρ1 L1 डिवाइडेड बाय एरिया A1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो फॉर वायर 2, एक्सक्यूज मी, फॉर वायर 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर वायर 2। तो अगर वायर 2 की बात करें तो वायर 2 के लिए आपके लिए लेट्स से लेंथ जो होगी दैट विल बी 1:2 के रेशो है में, तो ट्वाइस L। आपकी लेट्स से डायमीटर D2 विल बी ट्वाइस ऑफ D ऑब्वियसली, एंड आपकी रेजिस्टिविटी ρ2 विल बी ट्वाइस ऑफ ρ। तो रेजिस्टेंस R2 के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ρ2 L2 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है, दैट्स इक्वेशन 2। एंड हमेशा की तरह हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। चलिए नेक्स्ट जगह पे करते हैं। तो इक्वेशन 2 विल बी R2 इज इक्वल टू ρ2 L2 डिवाइडेड बाय A2, एंड R1 उसको मैं डिफरेंट पेन से लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय R1 विल बी ρ1 L1 डिवाइडेड बाय A1 जो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो R2 की वैल्यूज़ रखते हैं। तो R2 इज़ ट्वाइस ऑफ ρ मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ L। अब एरिया की बात करते हैं। अगर आप ध्यान दें, देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे हम वायर जब बनाते हैं तो वायर इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो जब इसके एरिया की बात करते हैं तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सब्सटेंस इज πr², ठीक है ना। तो आप एरिया की जब हम बात करेंगे दैट विल बी पाई इनटू रेडियस। तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर देखिए रेडियस का रिलेशन डायमीटर के साथ होता है D/2 का। तो रेडियस की जगह मैं लिख सकता हूँ D2/2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी D2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। एंड वाइट पेन से R1 की वैल्यूज दैट विल बी ρ इंटू L डिवाइडेड बाय ऊपर चला जाएगा पाई D1² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अपनी नोटबुक पे सारी वैल्यूज़ ध्यान से लिखिए, एंड मैं तो चाहता हूँ कि आप पॉज कीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा पीछे रिवाइंड कीजिए एंड फिर इसको दोबारा देखिए, ठीक है। ये मैथ्स थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया, तो ऑफ कोर्स आप इसको डिवाइड कर रहे हैं R2 को R1 से, ठीक है। अब एक काम कीजिए, R1 की भी वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि ये 4 एंड ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
एल एंड रो, इस एल और रो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा R2 इज इक्वल टू ये 2 एंड ये 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, और बचा डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर, ठीक है। एंड आपके R1 में क्या क्या बचा है, दैट इज D1 स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10, हमने R1 की वैल्यू लिख दी है 10, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस जो था R1 उसकी वैल्यू गिवन है, ओके। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या चाहिए, R2 चाहिए, तो R2 इज़ 4 डिवाइडेड बाय, अब D2 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एंड D1 को मैं लिख रहा हूँ दैट इज D स्क्वायर, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। R2 किसके बराबर आ गया है, दैट इज 4 अपॉन 4D स्क्वायर एंड ऊपर आपका D स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एंड एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर आपको ये मल्टीप्लाई बाय 10 समझ नहीं आ रहा है तो देखिए R2 डिवाइडेड बाय 10 है, जब ये इक्वालिटी के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देन R2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 ओम्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इसको आराम आराम से कीजिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 5 ओम, दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन 10 ओम, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स, ठीक है, जूल्स में बताएंगे। व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे यार देखो, अगर तो ये डेफिनेशंस की बात है तो ये क्या इलेक्ट्रिक करंट है, बिल्कुल नहीं। क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, नहीं। सॉरी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। क्या ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, बिल्कुल नहीं। देन क्या है ये, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट्स द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इनफाइनाइट से किसी नॉन पोजीशन पे ला रहे हैं, देन इट इज़ पोटेंशियल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। चलिए बढ़िया है, पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नॉन रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर को तो पैरेलल में ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। ऑफ कोर्स एम मीटर को सीरीज में लगाएंगे, ये भी ट्रू है। द रियोस्टैट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नहीं नहीं, रियोस्टैट से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट एंड इसलिए आपको आंसर 3 करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तब भी लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है द सिंगल की इज यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑफ कोर्स एक सिंगल की ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ वोल्ट मीटर, एक्सक्यूज मी, कह रहा है कि अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको वो बताना है। पहली स्टेटमेंट है अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही है, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। अरे यार, वोल्ट मीटर अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि सीरीज में नहीं पैरेलल में लगता है, ठीक है। ओके, माय बैड, आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है, तो ए विल नॉट बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अ वोल्ट मीटर इज अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल नहीं, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ सही है, एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। ये सारी बातें अब तक तो सही निकली हैं, देन दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल
ओह, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। तो ये कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, अब सीरीज में ही लगेगी, विद रजिस्टर्स। ओके, आपको रेजिस्टेंसेस दिए हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। तो आपको कह रहे हैं कि आप बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट, किसके साथ लगाई है, सीरीज में रजिस्टर के साथ। तो एक रजिस्टर आपका 0.2 का, मैं इसको थोड़ा सा सीधा बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाइए, ये बात, ठीक है, इस तरीके से सर्किट, एंड पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ, कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, आपका रेजिस्टेंस 1 है 0.2 ओम, दूसरा रेजिस्टर है 0.3 ओम, उसके बाद है 0.4, 0.5 एंड लास्ट में 12 ओम। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो आप कनेक्ट कर दीजिए। जहाँ पर गैप्स हैं प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ओके, आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रजिस्टर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस 0.3 रजिस्टर में, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस रजिस्टर में कितना करंट जाएगा। देखिए, अगर आप सीरीज़ कनेक्शन में आप बातें याद करें तो आप बोलेंगे करंट जो है, अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो वापस भी करंट आई ही आएगा, पूरे सर्किट पे करंट कांस्टेंट रहेगा। तो जो करंट 0.2 में है, 0.3 में भी वही होगी, 0.4 में भी वही, 0.5 में भी वही, 12 में भी वही। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंस इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दिस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड प्लस R5। ठीक है, R1 कितना है, आपने कहा सर 0.2, R2 कितना है 0.3, R3 कितना है, ठीक है, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, उसके बाद 0.5 एंड लास्ट में हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टर 12 ओम। चलिए इसको काउंट करते हैं, 0.2, 0.3 दैट विल बी 0.5, इसके बाद 0.9, उसके बाद 0.5 लगा देंगे हम तो 1.4 एंड 1.4 प्लस 12 दैट इज 13.4 ओम। ठीक है, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। तो बस अब आप ओम्स लॉ लगा लेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको क्या चाहिए, सर्किट में करंट चाहिए, तो आप बोलेंगे I बराबर V बाय आर होगा। एंड आगे आपने कुछ नहीं करना है, बस I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो V की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 12 एंड R की वैल्यू है 13.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो I इज इक्वल टू, अगर 13.4 को पॉइंट हटा दें आप तो दैट विल बी 12 अपॉन 134 बाई 10 ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बी 120 बाई 134। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर आपका 1 से कम आने वाला है। 1 से कम आने वाला है तो अगर आप ऑप्शंस पे नज़र डालें तो ऑप्शन बी आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या 0.5 1/2 का कहीं रेशो बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर 1/2 का रेशो नहीं बन रहा है देन 0.5 विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। तो अब आपके पास आंसर बचा सिर्फ ए ऑप्शन या डी ऑप्शन। ओके, चलिए चेक करते हैं। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा, चलिए चेक ही कर लेते हैं। देखिए, आप 120 को डिवाइड कर रहे हैं 134 के साथ, देन 134 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, आप 9 से भी नहीं कर सकते बिकॉज 13 इंटू 9, ओके 0.8 के आसपास आ रहा है। देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे पूरी तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी एंड मुझे आंसर पता चल गया। देन आंसर विल बी 0.89 एम्पेयर। मैं चाहता हूँ कि पूरा डिवीजन करें एंड आप एग्जैक्ट आंसर चेक करें। वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस। ठीक है, आपसे इसका रेडियस भी बढ़ाया गया है, ठीक है, आपसे लेंथ भी बढ़ाई गई। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसका रेडियस बढ़ाया गया है और पहले से ट्वाइस कर दिया। तो हाउ विल द रेजिस्टेंस चेंज, आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा।
अगेन इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, चलिए करते हैं फिर भी। अब मुझे वैसे पूरा ट्रस्ट हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे। आप R1 लिखें कि पहले रेजिस्टिविटी रो होगी, बाद में L होगी लेंथ, एंड आपके एरिया A होगा। दिस विल बी फॉर बिफोर द चेंज, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। आप बोलोगे उसके बाद आपने क्या क्या चेंज किया है। मैंने बोला मटेरियल तो सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। आपने कहा कि लेंथ चेंज की है, बिल्कुल चेंज की है, तो ट्वाइस L, ठीक है। क्या इसका रेडियस इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो रेडियस इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर A1 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर A2 लिख देता हूँ। अगेन वही कहानी, आप R2 को R1 से डिवाइड कीजिए। देखिए तो आपने कहा रो L डिवाइडेड बाय A, यहाँ पर आ जाएगा रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय A2, तो A2 ऊपर चला गया, रो L से रो एंड L कैंसिल, देन R2 बराबर R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू A2, A2 विल बी पाई R2 का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ A1 विल बी पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई से पाई भी गया, आपके पास आ गया R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू वट विल बी I2, ट्वाइस ऑफ R का स्क्वायर एंड R1 विल बी, ओके नीचे 2 लगाना मैं भूल गया ना, ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर, तो R2 आ जाएगा आपका R1, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू R अपॉन 2 R स्क्वायर, R स्क्वायर एंड R स्क्वायर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका रेडियस R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1, ठीक है। रेडियस R2 इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस R1। चलिए देखते हैं क्या ये रिजल्ट आपको कहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है रिजल्ट जो है आपका रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ट्वाइस, क्या ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, देन ऑप्शन बी विल योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं। जो बने रहेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18th, अरे सर तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18th कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद अ सेल इन पैरेलल। आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, उनको आपने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो आपको फाइंड करना है द रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। चलिए मैं फिगर बना देता हूँ। ये आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टर है ये, ठीक है, दूसरा रेजिस्टर है ये, ओके। फर्स्ट रेजिस्टर को मैं R1 बोल देता हूँ, सेकंड को मैं R2 बोल देता हूँ। ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एंड ये कनेक्शन पैरेलल है, ये कनेक्शन पैरेलल है। आपको निकालना है कि जब करंट जा रही होगी, जैसे इस सर्किट में मान लीजिए करंट I जा रही है, तो जब यहाँ पर ये करंट I आएगी तो ब्रेक हो जाएगी I1 में एंड I2 में। तो आपको रेशो फाइंड आउट करना है, व्हाट इज रेशो ऑफ I1 एंड I2। चलिए पहली बात तो आप ये याद रखिए कि जिसका रेजिस्टेंस छोटा होगा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर R1 छोटा होगा R2 से तो करंट I1 ज़्यादा होगी I2 से, ये कॉमन सेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अपोज करेगा तो उसमें करंट कम जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो I और R का रिलेशन होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ, जो I1 होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, या आप पहली इक्वेशन लिख दीजिए। I2 जो होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, अब तो आप जान ही चुके होंगे, आपको I1 अपॉन I2 निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो I1 अपॉन I2 क्या आएगा आपका, I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक है, I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। देखिए आपके पास एक बढ़िया सा रेशो तैयार है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, देखिए क्या ये रेशो है R1, तो I1 अपॉन I2 क्या R1 अपॉन R2 है, नहीं, मेरा तो R2 अपॉन R1 है। तो क्या R2 अपॉन R1 है, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है ना।
आपको भी उतना ही मज़ा आना चाहिए जितना मेरे को आपको क्वेश्चंस कराते हुए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, वी आर एट द लास्ट स्ट्रेच, प्लीज बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है रिगार्डिंग एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रिक्वायर्ड डिवाइस, वोल्ट मीटर इज पैरेलल। ये तो पहली ही स्टेटमेंट मुझे करेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए तब भी आगे पढ़ लेते हैं। तो बोथ एम मीटर, आपसे कह रहे हैं बोथ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा तो नहीं होता है, एम मीटर आपका सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ डिवाइस, ऐसा भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज दे कैन बी कनेक्टेड इन एनी वे। अगर आप एनी वे में कनेक्ट करेंगे तो आपको झटके भी एनी वे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड है एंड आपका जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। इट्स फैक्चुअल, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फिलामेंट टाइप बल्ब है, ठीक है। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। कभी आपने फिलामेंट टाइप बल्ब देखे हो, आजकल तो मोस्टली लोग एलईडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो फिलामेंट टाइप बल्ब पे आप पास जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हीटेड होता है। इनफैक्ट शायद हमने लास्ट एक क्वेश्चन भी किया है कि उसकी फिलामेंट की कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो आपका एनर्जी है वो हीट में जाता है। वो किस में जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हीट में जाता है, ठीक है ना। एंड हीट को हम कैसे सेंस करते हैं, हीट को हम सेंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड, मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, या स्पेलिंग ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन विजिबल लाइट, नहीं विजिबल लाइट आपको ज़रूर दिखती है लेकिन मेजॉरिटी जो है दैट इज कंज्यूम्ड एज हीट, नॉट कंज्यूम्ड, रिलीज्ड एज हीट। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज, यस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड, ठीक है। अगर आपके पास I1 I था तो I2 आपका I/2 हो जाएगा। द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम, हीट कितनी होगी, चलिए चेक करते हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला क्या, देखिए जब भी आपके साथ हीट की बात आती है, हीट इज़ नथिंग बट कितनी देर आपने पावर कंज्यूम की है इनटू कितने टाइम तक कंज्यूम की है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको करंट दी है कि I1 एंड I2, ओके। देन I1 मान लीजिए I है एंड I2 मान लीजिए आपने उसको आधा कर दिया है तो I/2 है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट का फॉर्मूला, हीट में करंट का फॉर्मूला इज I²R इंटू टाइम t, ठीक है। तो H1 विल बी I1, क्योंकि सेम रेजिस्टर है तो R सेम रहेगा एंड T सेम रहेगा, ओके। H2 आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा सर I2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I1² RT डिवाइडेड बाय I2² इंटू RT। तो आप बोलेंगे R एंड R कैंसिल हो जाएगा, T एंड T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से H1 अपॉन H2 बच जाएगा I1² अपॉन I2²। या आपको फाइनल हीट चाहिए तो आप बोलोगे H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 अपॉन H1। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, I2² अपॉन I1², देन H2 विल बी H1 इंटू I2² अपॉन I1²। तो I2 एंड I1 की वैल्यू डाल दीजिए। तो H1 इंटू आपका I2 आ जाएगा I/2 का स्क्वायर, मतलब I²/4 एंड I1 विल बी ऑफ कोर्स I² एंड I² कैंसिल हो जाएगा। देन आपका H2 विल बी H1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। अगर आपने अपना करंट जो है सर्किट में या फिक्स्ड रेजिस्टर में उसको आधा कर दिया है तो ऑप्शंस देखते हैं, क्या वो आपका पावर जो है, आपकी हीट जो है वो डबल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं।
क्या वो आधी हो जाएगी? ये भी नहीं। क्या वो 1/4 हो जाएगी? यस, 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, मैथ्स कीजिए, आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, आपको गेसवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, इस कट इनटू 5 इक्वल पीसीज। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज 5 पीसीज ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिनेरियो आ रहा होगा। चलिए मैं बना देता हूँ। आपने कहा मेरे पास एक वायर थी जिसकी लेंथ थी L, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने इस वायर को 5 इक्वल पीसीज में डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज x। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि L इज इक्वल टू 5 टाइम्स x? बिल्कुल कह सकता हूँ। ये रिलेशन आपका काम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R2 देन द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2 क्या होगा? चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेंथ L वायर का रेजिस्टेंस कितना था एंड लेंथ X वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये पता कर लीजिए। ये कैसे पता करेंगे? आप रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना, आप बोलेंगे जब रेजिस्टेंस की लेंथ L थी तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जब आपके वायर की लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रो L बाई A। मैंने कहा बिल्कुल होगा। इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिए R डैश के साथ। R डैश विल बी, अब X लेंथ की वायर का कितना रेजिस्टेंस है, तो दैट विल बी रो इंटू X डिवाइडेड बाई A, जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रो से रो कैंसिल, L से X कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या A से A कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया है कि R डैश यानी कि R इज इक्वल टू R डैश, ठीक है, L बाय X। क्या आ गया? R डैश L बाय X। एंड याद रखिए कि हमने L और X में एक रिलेशन निकाला है कि L इज इक्वल टू 5X। तो आप बोल सकते हैं R इज इक्वल टू R डैश, L की जगह मैं लिखता हूँ 5X डिवाइडेड बाय X। X से X कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास एक रिलेशन आ गया है कि R इज इक्वल टू 5 टाइम्स R डैश। ये आपके काम का है, या आप लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल टू R बाय 5। ठीक है, तो चलिए अब आपने एक वायर से 5 इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले हैं। ठीक है, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से 5 रजिस्टर हैं R बाय 5 के। कितने? R बाय 5 का हर एक रजिस्टर है। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला है तो आप R इक्विवेलेंट निकालिए। तो आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट विल बी, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हैं 1 बाय R इक्विवेलेंट, एक्सक्यूज मी, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। तो उसको जब लिखेंगे वो इस तरीके से आएगा, 1 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R, ठीक है, प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R एंड प्लस 5 अपॉन R। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका R इक्विवेलेंट आने वाला है, दैट इज R अपॉन 25। क्या आने वाला है? R अपॉन 25। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज R इक्विवेलेंट जो है, दिस इज आपका R2 एंड आपका जो फर्स्ट R है दैट इज R1। ठीक है, R1 जो होगा आपका दैट विल भी, यहीं लिख देता हूँ, R1 आपका R है एंड R2 आपका R बाय 25 है। तो अब आपको बस रेशियो निकालना है। तो आपने कहा R1 अपॉन R2 विल बी R डिवाइडेड बाय R अपॉन 25, जो इधर चला जाएगा, R से R कैंसिल एंड आपका R1 बाय R2 आया है 25। R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना आया है? 25। चलिए ऑप्शंस चेक कीजिए फटाफट से। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1, क्या A 15 है R1 इज टू R2? आपने कहा नहीं। क्या B ऑप्शन 10 है? बिल्कुल नहीं। क्या C ऑप्शन C है? वो भी नहीं। तो क्या D ऑप्शन 25 है? यस, D ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बार बार देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है। एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठंड का मौसम है, ज़रूरी है इलेक्ट्रिक हीटर, इज रेटेड एट 2 किलोवाट। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है जो 2 किलोवाट रेटेड है। रेटेड का मतलब है इसकी पावर रेटिंग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर। ओके, हर यूनिट पे आपको ₹4 पे करने पड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 3 आवर्स।
चलिए बहुत ही सिंपल है, साथ में करेंगे हम, ठीक है ना। आपको पूछा गया सबसे पहले तो पावर कितनी है, दैट इज़ 2 किलोवाट। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर हर सेकंड में 2 किलोवाट आवर की, सॉरी नॉट 2 किलोवाट आवर, हर सेकंड में 2 किलोवाट की पावर खर्च करता है, या 2 किलो जूल की एनर्जी पर यूनिट सेकंड खर्च करता है। ओके, आपने बस देखना है कि आप कितने टाइम तक यूज़ करते हैं, एंड आपका क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी कितनी कंज्यूम की है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि 3 घंटे तक यूज़ किया, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना 3 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की, 3 टू 6 किलोवाट आवर, कितनी 6 किलोवाट आवर। चलिए ठीक है, एंड आपको बोला गया है कि ₹4 आप कंज्यूम करते हो पर किलोवाट आवर, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, 6 इंटू 4 इज़ 24 रुपीज़, कितना 24 रुपीज़। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि पावर कितनी है, कितने घंटे तक चलाया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया कि भाई कितने यूनिट कंज्यूम किए। जब कितने यूनिट कंज्यूम कर दिए उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ गया कि कितना किया है। तो आप भी इसी तरह अपना बिल चेक कीजिए, ठीक है ना। आजकल तो भाई स्मार्ट मीटर से आपको ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, एंड आपको रेट पता है, तो आप सतर्क रहिए, है ना, और फिजिक्स का यूज़ कीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए एग्जैक्टली आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का। चलिए बने रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इज, अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि मैं शर्मा रहा हूँ ये करते हुए। आपसे बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना 300 कूलम। चलिए बढ़िया है, कितने मिनट तक कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितने मिनट तक फ्लो हो रहा है, आपने कहा सर 10 मिनट्स। तो अगर मैं चार्ज को 10 मिनट से डिवाइड करूँगा तो क्या मुझे करंट मिल जाएगी, बिल्कुल, लेकिन ये करंट मिलेगी विल बी कूलम पर मिनट, कितनी मिलेगी, कूलम पर मिनट, एंड एम्पेयर होता है कूलम पर सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 300/10, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ज़ीरो गया, एंड ये ज़ीरो गया। आपने कहा क्या 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आपकी करंट आई है 1/2, यानी करंट आई है 0.5 एम्पेयर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, ठीक है, एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए बताइए। तो मैं कहूँगा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बस एक फैक्ट है और इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तो फैक्ट क्या कहता है कि सिल्वर से, कि आपके सिल्वर से आपकी जो नाइक्रोम वायर है या नाइक्रोम मटेरियल है, मैं लिख देता हूँ नाइक्रोम, CHROME, तो रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम या नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफरेंट से, कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बाय बाय कर दीजिए इन नंबरों को, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अब आपके पास अगर कॉपर का रेजिस्टेंस 1 है तो 60 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 60 ओम। तो क्या 60 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए कह रहा है 25, गलत जवाब। ऑप्शन बी कह रहा है 30, ये भी गलत जवाब। क्या ऑप्शन सी कह रहा है 60, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बात है, आप लोग तो एंड ऑफ द स्लाइड तक पहुंच चुके हैं, सारी 25 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया है जितना मुझे मजा आया है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।